नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि और इसके भेद के बारे में। सबसे पहले परिभाषा ले लेते हैं संधि की, कि जो दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस 27 मिनट के वीडियो में हम स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि तीनों एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे उदाहरणों सहित। सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर के साथ जब स्वर मिलता है तो उसको स्वर संधि कहा जाता है, यानी कि जो हमारे स्वर हैं अ, आ, ई, उनके सामने जब स्वर ही आते हैं तो स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं। जब ऋस्व स्वरों का दीर्घ स्वरों के साथ मेल होता है तो वो दीर्घ संधि कहलाती है, यानी कि जब ऋस्व स्वर दीर्घ स्वर के साथ मिल जाएगा तो वह दीर्घ स्वर ही बन जाता है और इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि छोटे अ के साथ बड़ा आ जुड़ जाएगा या बड़े आ के साथ जब छोटा अ जुड़ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, वह दीर्घ आ बन जाएगा, बड़े वाला आ बन जाएगा। जैसे कि छोटे अ के साथ जब छोटा अ जुड़ा तो बड़ा आ बन गया। जैसे कि परम प्लस अर्थ, परमार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, नयन प्लस अभिराम, नयनाभिराम, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। तो छोटे अ के साथ जब छोटा अ जुड़ा तो बड़ा आ बन गया, तो दीर्घ संधि हो गई। इसी तरह से जब छोटे अ के साथ बड़ा आ जुड़ जाता है तो फिर बड़ा आ बन जाता है। जैसे कि भोजन प्लस आलय, भोजनालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। तो सत्य में छोटा अ इसलिए हमने माना क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें अ क्या स्वर रहेगा। तो जब बड़े आ के साथ छोटा अ जुड़ेगा तो भी बड़ा आ बन जाएगा। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, भिक्षा प्लस अर्थी, भिक्षार्थी, सभा प्लस अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, तथा प्लस अस्तु, तथास्तु। तो बड़े आ के साथ छोटा अ जुड़ा तो भी बड़ा आ ही बन गया। फिर जब बड़े आ के साथ भी बड़ा आ जुड़ जाएगा तो फिर बड़ा आ ही बन जाएगा। जैसे कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय, प्रतीक्षा प्लस आलय, प्रतीक्षालय, चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय, दया प्लस आनंद, दयानंद। तो बड़े आ के साथ जब बड़ा आ जुड़ गया तो बड़ा आ ही बन गया, तो हुई दीर्घ संधि। इसी तरह से जब छोटी ई के साथ बड़ी ई जुड़ जाएगी या बड़ी ई के साथ छोटी ई जुड़ जाएगी तो बड़ी ई ही बन जाएगी, दीर्घ वाली ई बन जाएगी। तो कैसे? छोटी ई के साथ छोटी ई जुड़ी तो बड़ी ई बन गई। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र, रवि प्लस इंद्र, रवीन्द्र, अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट, गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। तो छोटी ई के साथ जब छोटी ई जुड़ी तो वो दीर्घ बन गई, बड़ी ई बन गई। तो इस तरह से जब छोटी ई के साथ बड़ी ई जुड़ती है तो भी बड़ी ई ही बनती है। कैसे? जैसे कि गिरी के साथ ईश जुड़ गया तो गिरीश बन गया, रवि के साथ ईश जुड़ गया तो रवीश बन गया, मुनि के साथ ईश जुड़ गया तो मुनीश बन गया, अभी के साथ ईप्सा जुड़ गया तो अभीप्सा बन गया। यानी कि छोटी ई के साथ जब बड़ी ई जुड़ जाएगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। फिर जब बड़ी ई के साथ छोटी ई जुड़ेगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे कि नारी के साथ इंदु जुड़ गया तो नारी इंदु बना, लक्ष्मी के साथ इच्छा जुड़ गया तो लक्ष्मी इच्छा बना, श्री के साथ इंदु जुड़ा तो श्री इंदु बन गया। तो बड़ी के साथ छोटी ई तो भी बड़ी ई ही बनी। फिर जब बड़ी ई के साथ जब बड़ी ई ही जुड़ती है तो भी बड़ी ई ही बनती है। जैसे कि नदी प्लस ईश, नदीश, मही प्लस ईश, महिष, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, जानकी प्लस ईश, जानकीश। तो इस तरह से दीर्घ संधि हुई। फिर छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़ेगा या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा तो दीर्घ संधि बड़ा ऊ बन जाएगा। कैसे? अब हम एक एक करके देखते हैं। कैसे कि जैसे छोटे ऊ के साथ जब छोटा ऊ जुड़ता है तो बड़ा ऊ कैसे बनता है। जैसे कि वधु
प्लस उत्सव, वधूत्सव। वधु प्लस उल्लेख, वधूल्लेख। तो छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ बन गया। फिर जब बड़े ऊ के साथ जब बड़ा ऊ जुड़ता है तो भी बड़ा ऊ ही बनता है। कैसे? भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। अब हम गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि में क्या होता है कि जैसे अ आ के साथ ई आगे आ जाए उसके तो ए बन जाता है, छोटी ए। अ आ के आगे अगर उ बन जाए तो छोटा ओ बन जाता है। इसी तरह से अगर अ आ के आगे री बन जाए तो वह अर बन जाता है। इसका हम उदाहरण एक एक करके देखते हैं उदाहरणों के साथ। जैसे कि छोटे अ के साथ अगर छोटी ई जुड़ जाती है तो वो ए बन जाती है। जैसे कि नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। न प्लस इति, नेति। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। तो छोटे अ के साथ छोटी ई जुड़ गई तो छोटे ए की मात्रा बन जाती है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि जब छोटे अ के साथ बड़ी ई जुड़ जाती है तो भी छोटे ए की ही मात्रा रहती है। कैसे? जैसे कि नर के साथ ईश जुड़ गया तो बन गया नरेश। सर्व के साथ ईक्षण जुड़ गया तो बन गया सर्वेक्षण। गण के साथ ईश बन गया तो बन गया गणेश। तो छोटे अ के साथ बड़ी ई भी जुड़ती है तो फिर छोटी ए की ही मात्रा बनती है। जब बड़े आ के साथ छोटी ई जुड़ती है तो भी छोटी ए की ही मात्रा बनती है। कैसे? जैसे राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। तो छोटी ए की ही मात्रा बनी। फिर अब हम देख सकते हैं कि जैसे बड़े आ के साथ भले बड़ी ई ही जुड़ जाए तो भी छोटी ए की ही मात्रा बनती है। कैसे? जैसे द्वारका प्लस ईश, द्वारकेश। मिथिला प्लस ईश, मिथिलेश। महा प्लस ईश, महेश। तो बड़ी आ के साथ बड़ी ई भी जुड़ गई तो महेश बड़ी ए की मात्रा बन जाती है। अब हम देखते हैं छोटे अ के साथ छोटा ऊ जुड़ता है तो छोटा ओ बनता है। कैसे? जैसे ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। पर प्लस उपकार, परोपकार। फिर सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। स प्लस उदाहरण, सोदाहरण। तो छोटे अ के साथ छोटा ऊ जुड़ा तो छोटा ओ बन गया। फिर बड़े आ के साथ छोटा ऊ जुड़ा तो भी छोटे ओ की ही मात्रा बनती है। जैसे कि महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उदय, महोदय। यथा प्लस उचित, यथोचित। शारदा प्लस उपासक, शारदोपासक। तो बड़े आ के साथ भी छोटा ऊ होगा तो छोटा ओ की ही मात्रा बनती है। फिर जब छोटे अ के साथ बड़ी ऊ की मात्रा भी जुड़ती है तो भी ओ ही बनता है। कैसे? जैसे नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। जल प्लस ऊर्जा, जलोर्जा। तो छोटे अ के साथ जब बड़ा ऊ जुड़ गया तो भी छोटे ओ की ही मात्रा बनती है। फिर यदि बड़ा ओ ले लेंगे, बड़ा आ ले लेंगे और बड़े आ के साथ अगर छोटा ऊ जोड़ देते हैं तो भी छोटा ओ ही बनता है। कैसे? जैसे कि महा प्लस ऊरु, महोरु। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। तो छोटे ओ की ही मात्रा बनती है। अब हम देखते हैं कि जैसे छोटे अ के साथ री जुड़ जाता है तो वह अर बन जाता है। कैसे? जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि। फिर सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। तो अ के साथ री जुड़ गया तो अर बन जाता है, देवर्षि, सप्तर्षि। फिर जब बड़े आ के साथ री जुड़ता है तो भी वह अर ही बनता है। जैसे कि महा प्लस ऋषि, महर्षि। और राजा प्लस ऋषि, ऋषि, राजर्षि। तो छोटा अ हो या बड़ा आ हो, दोनों जब री के साथ जुड़ते हैं तो अर बन जाता है। फिर वृद्धि संधि पढ़ते हैं अब। जैसे कि छोटे अ और बड़े आ के आगे अगर ए आ जाए तो वह बड़ा ए बन जाता है। उसी तरह से अगर ए के और छोटा अ और बड़े आ के आगे ओ हो और अ हो तो भी ओ बन जाता है। कैसे?
जैसे छोटे अ के साथ छोटी ए जुड़ जाती है तो बड़ी ए बन जाती है। कैसे? जैसे कि धन प्लस एषणा, धनैषणा। एक प्लस एक, एकैक। विश्व प्लस एकता, विश्वैकता। तो बड़ी ए की मात्रा बन जाती है। इसी तरह से जैसे छोटे अ के साथ भी बड़ी ए की मात्रा जुड़ती है तो भी बड़ी ए की ही मात्रा बनती है। जैसे कि मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञान ऐश्वर्य। स्व प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक। तो अ के साथ बड़ी ए जुड़ी तो भी बड़ी ए ही रही। फिर यदि बड़े आ के साथ छोटी ए जुड़ती है तो भी बड़ी ए ही बनती है। कैसे? जैसे सदा प्लस एव, सदैव। वसुधा प्लस एव, वसुधैव। महा प्लस एषणा, महेषणा। तथा प्लस एव, तथैव। तो बड़ी ए की ही मात्रा बनती है। अब फिर हम देखते हैं कि अगर बड़ी आ के साथ बड़ी ए जुड़ जाए तो भी बड़ी ए ही रहेगी। कैसे? जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। फिर गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य। तो बड़ी आ के साथ बड़ी ए जुड़ेगी तो भी बड़ी ए ही बनती है। अब हम उदाहरण देखेंगे कि जैसे छोटे अ के साथ ओ जुड़ जाए तो भी बड़ा ओ ही बनेगा। जैसे दूध प्लस ओदन, दूधौदन। फिर घृत प्लस ओदन, घृतौदन। तो बड़ी ओ की मात्रा कब बनती है? जब अ के साथ बड़ी छोटी ओ जुड़ेगी तो बड़ी ओ बनती है। उसी तरह से यदि बड़ी आ के साथ भी छोटी ओ जुड़ती है तो भी बड़ी ओ ही बनती है। जैसे कि गंगा, गंगा में बड़ी आ की मात्रा लगी हुई है और ओघ, उसमें छोटी ओ की मात्रा लगी हुई है तो बन गया गंगौघ। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। तो बड़ी ओ बनाने के लिए बड़े आ के साथ छोटी ओ होनी चाहिए तो बड़ी ओ बनती है। फिर अगर छोटी अ के साथ भी बड़ी ओ लगी हो तो भी बड़ी ओ बन जाती है। जैसे कि तप प्लस औदार्य, तपौदार्य। भाव प्लस औचित्य, भावौचित्य। परम प्लस औषध, परम औषध। तो छोटी अ के साथ बड़ी औ भी लगी हो तो भी बड़ी औ ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि अगर बड़ी आ के साथ बड़ी औ हो, दोनों बड़े हो, दीर्घ हो तो भी बड़ी औ ही रहेगी। जैसे महा प्लस औषध, महौषध। महा प्लस औदार्य, महौदार्य। यथा प्लस औचित्य, यथौचित्य। तो बड़ी आ के साथ बड़ी औ हुई तो भी बड़ी औ ही बनी। अब हम पढ़ेंगे यण संधि। जब छोटी ई बड़ी ई के आगे कोई भी असमान स्वर हो, यानी कि छोटी ई या बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो वह य बन जाता है। छोटे ऊ और बड़े ऊ के आगे कोई भी ऊ के अलावा कोई भी तो हो व बन जाता है। री के आगे कोई भी री के अलावा स्वर आने पर री को र बन जाता है। छोटी ई बड़ी ई के आगे कोई भी छोटी ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो वह य हो जाता है। कैसे? एक एक करके हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि छोटी ई के साथ छोटा अ आ गया तो वह बन गया य। यदि, अपि, यद्यपि। अति, अधिक, अत्यधिक। अति अल्प, अत्यल्प। अधि, अक्ष, अध्यक्ष। तो छोटी ई के साथ छोटा अ बन गया तो बन गया य। फिर दूसरा रूल है कि जैसे छोटी ई के साथ अगर बड़ा आ हो जाता है तो वह बन जाता है या। जैसे कि अति प्लस आचार, अत्याचार। इति प्लस आदि, इत्यादि। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अभि प्लस आगत, अभ्यागत। तो छोटी ई के साथ बड़ा आ गया तो या बन गया। फिर अगर बड़ी ई के साथ अ आता है तो वह फिर य ही रहता है। जैसे कि नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। मही प्लस अर्चन, महे अर्चन। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। नदी प्लस आमुख, नद्यामुख। तो बड़ी ई के साथ भी अगर अ आता है तो वह य ही बनता है। इसी तरह से अगर उ के आगे कोई भी असमान स्वर हो, यानी कि उ के अलावा कोई भी हो तो वह व बन जाता है। कैसे?
मतलब उ के आगे कोई भी अन्य स्वर होगा, उ के अलावा कोई और अन्य स्वर होगा तो वह व बन जाता है। कैसे? जैसे कि उ के आगे अ आ गया तो वह व बन गया। कैसे? जैसे अनु प्लस अय, अन्वय। मधु प्लस अरि, मधवरी, उ के साथ अ जुड़ा। तनु प्लस अंगी, तनवंगी। सु प्लस अल्प, स्वल्प। तो इस तरह से व बन जाता है उ के आगे कोई भी अन्य स्वर आता है तो उ के साथ जैसे आ जुड़ गया तो वह वा बन गया। कैसे? जैसे कि गुरु आज्ञा, गुरवाज्ञा। और भानु प्लस आगमन, भानवागमन। फिर सु प्लस आगत, स्वागत। उ के साथ आ जुड़ा तो वह बन गया वा, बड़ा आ जुड़ा तो बन गया वा। अब हम री को समझते हैं। जैसे री के आगे कोई भी री के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो री का र बन जाता है। री की मात्रा की बजाय हम र लिख देते हैं वहां पर। कैसे? जैसे कि री के साथ हमने अ जोड़ दिया तो वह र बन गया। कैसे? मात्र, मात्री के साथ अनुमति जुड़ा तो मात्रनुमति। री के साथ बड़ी आ आई तो वह बन गया रा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। री के साथ छोटी ई आई तो वह बन गई री। मातृ प्लस इच्छा, मातृइच्छा। री के साथ छोटा हुआ आया तो वह बन गया रू। पितृ उपदेश, पितृोपदेश। तो इस तरह से र बन जाता है री का। फिर अब अयाधि संधि हम पढ़ते हैं। जब ए और ओ से परे कोई भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है, इसलिए इसको अयाधि संधि कहते हैं। कैसे? जैसे कि ए के साथ अ जुड़ा तो बन गया अय। जैसे कि ने प्लस अन, नयन। ए के साथ अ जुड़ा तो बन गया आय। गय प्लस अक, गायक। ओ के साथ अ जुड़ा तो बन गया अव। पो प्लस अन यानी कि पवन। ओ के साथ अ जुड़ा तो बन गया आव। पो प्लस अक, पावक। ओ के साथ ई जुड़ा तो बन गया आव। नौ प्लस इक, नाविक। अब हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, एक एक करके इसके नियम पढ़ते हैं। व्यंजनों में क्या होता है कि जब व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का किसी स्वर के साथ भी मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। तो इसमें हम देख सकते हैं कि व्यंजन संधि है। सबसे पहले किसी भी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे के साथ होगा या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर के साथ होगा तो वह क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब हो जाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको उदाहरणों से ही समझा जा सकता है। कैसे? जैसे क के साथ ग जुड़ गया तो वह ग बन गया। जैसे कि दिक प्लस गज, दिग्गज। क के साथ बड़ी जुड़ गई तो बन गया गी। जैसे कि वाक प्लस ईश, वागीश। च के साथ छोटा आ जुड़ा तो बन गया ज। जैसे कि अच प्लस अंत, अजंत। ट के साथ आ जुड़ा तो बन गया षट प्लस आनन, षडानन। प के साथ ज जुड़ा तो बन गया ज। जैसे अप प्लस ज, अब्ज। फिर अगर यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है, पंचम अक्षर बन जाता है। कैसे? न और म से अगर उसका मेल होता है तो। कैसे? जैसे कि क के साथ म जुड़ गया तो इंग्या बन गया। वाक प्लस मय, वांगमय। च के साथ न जुड़ गया तो बन गया इनी। अच प्लस नाश, अंचनाश। ट प्लस म जुड़ गया तो बन गया न। जैसे कि षट प्लस मास, क्षण मास। त के साथ न जुड़ा तो बन गया न। उत प्लस नयन, उन्नयन। प के साथ म जुड़ा तो बन गया म। अप प्लस मय, अम्मय। पंचमाक्षर बन जाता है। अब त का अगर मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाता है तो वह द हो जाता है। कैसे? यानी कि त के साथ अगर ये सब आते हैं तो वह द बन जाएगा। कैसे? जैसे कि त के साथ भ आ गया तो बन गया भ। सद्भावना, सद्भावना। त के साथ बड़ी आ गई तो बन गया दी। जगत प्लस ईश, जगदीश। त के साथ भ आ गया फिर भ बन गया। जैसे भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति। त के साथ र आ गया तो बन गया द्र। तत्रूप, तत् प्लस रूप, तद्रूप।
फिर त के साथ ध आ गया तो बन गया ध, सत प्लस धर्म, सद्धर्म। फिर अगर त के साथ च या छ होने पर च बन जाता है, ज या झ होने पर ज बन जाता है, ट या ठ होने पर ट बन जाता है, ड या ढ होने पर ड बन जाता है और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे त प्लस च, उत प्लस चारण, उच्चारण, त प्लस ज, सत प्लस जन, सज्जन, त प्लस झ, उत प्लस झटिका, उज्झटिका, त प्लस ट, तट प्लस टीका, तट्टीका, त प्लस ड, उत प्लस डयन, उड्डयन, त प्लस ल, उत प्लस लास, उल्लास। त का मेल यदि श से होता है तो त को च और श का छ बन जाता है। यदि त श के साथ मिलता है तो त को च और श का छ बन जाता है। कैसे? जैसे कि त के साथ अगर श मिल गया तो वह च छ बन गया, जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। त के साथ फिर श मिला, जैसे उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट बन गया। त के साथ श जुड़ा तो बन गया सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र। तो च और छ बन जाएगा त के साथ श का मेल होने से। और यदि त का मेल अगर ह से होता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे कि त के साथ ह जुड़ा तो ध बन गया, उत प्लस हार, उद्धार। त के साथ ह जुड़ा तो ध बन गया, उत प्लस हरण, उद्धरण। त के साथ ह जुड़ा तो ध बन गया, यानी कि तत् प्लस हित, तद्धित। अब स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कैसे? अगर स्वर के बाद कोई छ वर्ण आता है तो अ प्लस छ, अच्छ। स्व प्लस छंद, स्वछंद। आछ, आ प्लस छादन, आच्छादन। इत संधि प्लस छेद, संधि छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। जैसे छोटे ऊ के साथ छ आ गया, छोटी ई के साथ छ आ गया, बड़ी आ के साथ छ आ गया और छोटे अ के साथ छ आ गया, तो वह इस तरह से च और छ बन गया। और यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। म अनुस्वार में बदल जाएगा अगर क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो। जैसे कि म और च किम बन गया, जैसे किम प्लस चित, किंचित। किम प्लस कर, किंकर। सम प्लस कल्प, संकल्प। सम प्लस चय, संचय। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस बंध, संबंध। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। तो यह अनुस्वार में म बदल जाता है अगर क से म तक कुछ भी वर्णों का मेल होता है तो। अगर म के बाद म ही आ जाए तो उसका द्वित्व हो जाता है। कैसे? म के साथ म आया तो वह द्वित्व डबल म हो गया, जैसे कि सम प्लस मति, सम्मति। सम प्लस मान, सम्मान। एक म आधा आएगा। फिर म के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह में से कोई भी व्यंजन होता है तो म अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस वाद, संवाद। सम प्लस शय, संशय। सम प्लस लग्न, संलग्न। सम प्लस सार, संसार। इस तरह से म अनुस्वार में बदल जाता है। अब बचा क्या? अब बचा रि, र, श। इनसे परे न का ण हो जाता है, परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स का व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता। जैसे र के साथ न आ गया तो ण बन गया, जैसे कि परि प्लस नाम, परिणाम। र के साथ म आ गया तो बन गया ण। प्र प्लस मान, प्रमाण। स से पहले अगर अ, आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो स षटकोण वाला श बन जाता है। जैसे कि
भ और स षटकोण वाला अभि प्लस सेक अभिषेक, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, वी प्लस सम विषम, षटकोण वाला श बन जाएगा। अब विसर्ग, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल मनोकूल, ये जो दो बिंदियां इसको हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की संधि किस तरह से होती है उसके अब हम रूल्स पढ़ते हैं एक करके। विसर्ग संधि, अगर विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ या फिर वर्गों के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण अथवा य र ल व में से कोई भी हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, अधः प्लस गति अधोगति, मनः प्लस बल मनोबल, तो ओ हो गया, विसर्ग ओ बन गया। और यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो वह तीसरा और य र ल व का र बन जाता है। कैसे? जैसे कि निह प्लस आहार निराहार, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस धन निर्धन। फिर विसर्ग से पहले अगर कोई स्वर हो और बाद में च छ और श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस छल निश्चल, दुह प्लस शासन दुशासन। तो इस तरह से हमने उसको श बना दिया विसर्ग को। अगर विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो वह स बनेगा। कैसे? जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस संतान निसंतान, दुह प्लस साहस दुस्साहस। विसर्ग से पहले यदि ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग का षटकोण वाला श बन जाता है। जैसे कि निह प्लस कलंक निष्कलंक, चतुः प्लस पाद चतुष्पाद, निह प्लस फल निष्फल, तो षटकोण वाला श बन जाएगा। विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी कि अ आ उस विसर्ग से पहले था, उसके बाद कोई और ही स्वर है। जैसे निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रस नीरस, तो विसर्ग का इस तरह से लोप हो गया। अब अगर विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर क ख है ना विसर्ग के बाद और प फ है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतःकरण अंतःकरण, तो हम विसर्ग को संधि करने के बाद भी लिखेंगे, लोप नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य